कैसा लगेगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने ना जाएं इस डर से कि आप लोगों का मजाक उड़ेगा? क्लास ओवर होते ही सारे बच्चे मेरे पीछे दौड़ जाते थे। कैसा लगेगा जब आप घर से बाहर निकले तो कोई आप पर पत्थर फेंके और आपका तमाशा बनाए? तो बच्चे लोग कभी कोई पत्थर मारेगा, कहीं कुछ करेगा। कई लोग तो हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम रानी बाग के प्राणी हो। कैसा लगेगा आपको अगर आप सिर्फ ये सोचकर माता पिता ना बन पाए कि कहीं आपका बच्चा आपकी तरह ना हो जाए? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कहीं होता होगा। यकीन जानिए, ऐसा होता है। हमारे आसपास कई लोगों के साथ ऐसा होता है, बस आप और हम इसे समझ नहीं पाते। लिलीपुट को हम सब जानते हैं। ये पिछले 30 साल से हमें हंसाते आ रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जो इंसान इतने साल से हम सबका मनोरंजन करता आ रहा है, एक दिन वो खुद की जिंदगी से इतना तंग आ चुका था कि उसने अपने लिए जहर खरीद लिया था। अगर लिलीपुट के बड़े भाई को ये बात पता ना चलती तो आज इतना महान कलाकार शायद हमारे बीच ही ना होता। लिलीपुट, अभी हम बात कर रहे थे कि जो इंसान हमें इतने साल से हंसाता आ रहा है, उसकी जिंदगी में सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है कि एक दिन ऐसा भी आया होगा, वो इतना निराश, इतना हताश हो गया होगा कि उसने अपने लिए जहर खरीद लिया था। मैंने बहुत शौक से एक पैंट सिलवाई थी और एक टी शर्ट ली थी और वो पहन के मैं निकला था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा अपने मामा की दुकान पे, मामा की किताब की दुकान थी, तो उसके बगल में एक डॉक्टर की डिस्पेंसरी थी जिसमें वो कंपाउंडर था जो बड़ा यंग सा था। उसने मुझे देखते ही कहा कि बहुत बुरे लग रहे हो, बहुत भद्दे लग रहे हो, बहुत बदसूरत लग रहे हो। हमारी उम्र उस वक्त 10-12 रही होगी। मैं बहुत हर्ट हो गया और मैंने कहा कि यार ये ऐसे क्या जीना, जिसको देखो वही हुलुलुलु तु करता रहता है। तो बनिए की दुकान थी, तो वहाँ बनिए से मैंने कहा कि एक जहर मिलता है क्या तुम्हारे यहाँ? हम कहा यार मुझे किसी तरह से इंतजाम कर दो, मैं तुम जितना बोलोगे मैं पैसा दे दूंगा। उसके बाद हम चले आए। रात को 8 बजे के करीब मेरे ममेरे भाई आए और आके उन्होंने सरकास्टिकली मुझसे पूछा और जहर मिला कि नहीं। तो उन्होंने मेरी माँ से कहा ये जहर खाना चाह रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा खुदकुशी जो है वो गुनाह है, आत्महत्या पाप है। तो ये कमजोर लोग करते हैं, बहादुर लोग नहीं करते। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज जिस वाक्य को याद करके हम लोग हंस रहे हैं, उस वक्त उस लड़के के दिल में वाकई बहुत दर्द रहा होगा? दर्द तो है, दर्द तो जिंदगी का एक हिस्सा है, दर्द तो होगा ही होगा, दर्द से तो कोई भाग नहीं सकता है। ये दर्द आज ज्यादा बड़ा है या उस नन्ही उम्र में ज्यादा बड़ा था जब बच्चे गली में पत्थर मारते थे या चिढ़ाया करते थे? बच्चे पीछे लग जाते थे उस वक्त और तमाशा बनना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। आज चेंजेस तो आए हैं, लेकिन वो चीज मिसिंग है लाइफ में आज भी। सिंपैथी तो है लोगों को, अफेक्शन नहीं है। मेरे कितने लोग, 10 दोस्त लोग मुझे समझाते कि अगर तू ये नहीं होता तो आज इस पोजीशन पे नहीं पहुंचता। ये फॉल्स है। आप मुझसे वो अधिकार भी छीन रहे हैं कि हाइट है तुम्हारी इसलिए तुम यहाँ हो, मतलब मैं अभिनेता नहीं हूँ, एक्टर नहीं हूँ। जो गलती हमने नहीं की है, जो गलती हमारी नहीं है, उसकी सजा आप दे रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम, इट इज नॉट माय प्रॉब्लम। मुंबई आके भी बहुत बुरा वक्त देखा। आज मैं जहां हूं वो मैं कैसे आया हूं, विदाउट एनी बैकिंग, विदाउट एनी सपोर्ट। मजदूरी की मैंने, पतरा लोहे का उठा के रंजीत स्टूडियो से लोकल ट्रेन के लगेज वाले बॉगी में चढ़ता था। उसको लेकर के मुझे जहाँ भेजा जाता था, चर्च गेट या बोरीवली, वहाँ जाता था। कारपेंटरी करता था, किले ठोकता था और ज़मीन खोदता था, फुटपाथ पे सोता था और बहुत किया। और उसी बीच में कोई प्ले में काम भी करवा लेता था तो वाहवाही भी हो जाती थी।
पृथ्वी थिएटर में सोए भी हैं आप कई बार, ऐसा भी हुआ कि... पृथ्वी थिएटर में बहुत बार मस्का लगा लगा के मैनेजर साहब को कि आज सोने दो, जिस दिन शो होता था उस दिन सो जाया करता था मैं। और वहीं पर किसी ने आपको देखा था और उसके बाद आपको काम भी मिला था, पहले हम आपको कुछ सुनवाना चाहते हैं। मैंने जब तुमको सबसे पहले पृथ्वी थिएटर पे देखा था और तुम परफॉर्म कर रहे थे तो मुझे लगा था कि ये कैसा कलाकार है, जिस तरह से वहाँ ऑडियंस को आप ऑडियंस का दिल लूट रहे थे और जिस तरह से आप ऐसा लग रहा था कि आप हुकूमत कर रहे हैं और ऑडियंस आपके हिसाब से चल रही है और आप हंसते हैं तो लोग हंसते हैं और आप कुछ भी हरकत करते हैं तो लोग तालियां बजा रहे हैं, यू आर रूलिंग द पीपल। तो उस क्षण में मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा कलाकार है और अगर मैं अपनी फिल्म कोई भी अगली बनाऊं तो मुझे आपको उसमें लेना चाहिए। झगड़ा हो गया था मेरा ऐलाने जंग में, कश्मीर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो इन्होंने शॉट लगा लिया था और मैं ऑटोग्राफ देने में बिजी था और उसी समय में इन्होंने आके मुझे डांट दिया तो मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। तो मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा तेरी फिल्म में काम, तूने मेरी बेइज्जती की है, चल जा, तू होगा डायरेक्टर तो होगा, मैं नहीं करता, चल जा। तो उसके बाद से मैंने इनसे मिलना छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ क्राउड के बीच में मेरी इंसल्ट की थी। अच्छा, अब ये मैसेज सुनने के बाद तो आप मिलने जाएंगे पक्का? चलिए। अच्छा बताइए, ये नाम लिलीपुट कैसे पड़ा? बहुत अच्छा सवाल ये आपका है प्रश्न। मैंने पढ़ा था ग्लीवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट, तो जब मेरे जहन में था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा तो सब नाम बदलते हैं, जितेंद्र ने भी अपना नाम चेंज किया, राजेश खन्ना ने भी अपना नाम चेंज किया, दिलीप कुमार ने अपना नाम चेंज किया, तो ये मिसबाह जो है ना ज़रा डिफ़िकल्ट नाम है। तो मैं जब रेलवे स्टेशन पे गया रजिस्ट्रेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए, तो वहाँ मैंने अपना नाम लिलीपुट लिखवाया। काफी इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा चलिए, अब काम की आपके बहुत बातें कर ली, ये बताइए प्यार कब और कैसे हुआ? आपको मैं ये बता दूं कि मैं बचपन से प्यार करता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से। मैं रोमांटिक रहा हूँ शुरू से, क्योंकि भगवान मेरा बाद में ये मानना हुआ कि भगवान को जब किसी को सजा देनी होती है ना तो उसके उस काबिल नहीं बनाता उसको, लेकिन इच्छाएं डाल देता है। तो मेरी इच्छाएं भी बहुत ज्यादा थी, हर सुंदर लड़की से लगता था मेरा ब्याह इसी से होना चाहिए। फिर आखिरकार शादी कैसे हुई? हाँ बताता हूँ। कैसे? तो इधर उधर मेरा एक सीरियल था, जो पहला सीरियल था, इट वॉज अ वेरी हिट सीरियल। उससे फैन मेल्स बहुत आ रहे थे और उसमें कई लेटर ऐसे थे जिसमें शादी का ऑफर था। एक लेटर आया, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हमने फौरन चिट्ठी लिखी, आ जाओ। वो अपनी मौसी के साथ आई, तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि वो सीरियल्स में काम करना चाहती हैं। उसके बाद इनका एडमिशन हो गया यहाँ बॉम्बे में, तो हम लोग एज ए फ्रेंड मिलते रहे। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, मैंने फिर ट्राई मार दिया। हमने सोचा कि देखें ट्राई मार के करती है क्या। मान गई। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमने तो ऐसे ही कहा था। लेकिन नहीं, हमारी शादी हो गई और हम लोग जो हैं वो हैप्पीली मैरिड हैं। तो मिलवाएंगे नहीं आप अपनी पत्नी से उसी अंदाज में जैसे आप उनको वैसे बुलाते होंगे घर पर? जानू। मेरी जान है, सुलेखा इनका नाम है। सुलेखा जी, जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, लिलीपुट जी भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा दर्द ये होता है कि लोग कुछ भी नहीं देखना चाहते, आपका काम, आपका टैलेंट, आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है जिंदगी में। तो ऐसे में आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, आसान नहीं रहा होगा ये फैसला कि आपको इनसे शादी करनी है, घर वालों को समझाना। कैसे हुआ ये सब? बस ये लव मैरिज थी और मैंने इनको देखा था, तभी मैंने किसी की परवाह नहीं की, बस ये ठान लिया कि मुझे इनसे शादी करनी है। अच्छा, आपके मन में भी ये ख्याल नहीं आया कि इनका कद मुझसे छोटा होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, या फैमिली नहीं मानेगी, या सहेलियां मजाक उड़ाएंगी? वो सब बातें दिमाग में थी, लेकिन बस मेरे मन में ये था कि मैं इनसे ही शादी कर लूं। अब आपको आपके लिए एक बहुत स्पेशल मैसेज आया है, वो सुनवाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी का बहुत बड़ा श्रेय जब मैं टेलीविजन में फिल्मों से आया, देख भाई देख का था, और देख भाई देख का श्रेय लिलीपुट को है। इसलिए मेरी सफलता का
सारा श्रेय लिलीपुट जी को जाता है। लिलीपुट की सोच बहुत प्रबल है, बहुत अलग है, और न सिर्फ अभिनेता के रूप में बल्कि लेखक के रूप में वो कई अभिनेताओं और कई लेखकों से बहुत ऊंचे हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी हों वो, जैसे भी हों, जो भी करें उसमें उनको अपार सफलता मिले। दोस्त हम लोग हैं, लेकिन वो व्यस्त हो गए बहुत ज्यादा, तो बहुत अच्छा वक्त देखा है हमने, बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार दिया है। अगर आज मैं आपसे पूछूं जिंदगी से कुछ शिकायत है? जिंदगी से क्या शिकायत होगी, बकवास लोगों से शिकायत होती है, जिंदगी से क्या शिकायत होगी? जिंदगी ने तो बहुत कुछ दे दिया। मेरी जिंदगी अच्छी नहीं होती तो आज ऋचा हमसे इस तरह से बात कर रही होती, और ऋचा के आंखों में मैं अपने लिए रिस्पेक्ट देख रहा होता। परफॉर्म अगर कर रही हैं तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही मैं, आपकी तरह अच्छी एक्टर कभी नहीं बन सकती, लेकिन वाकई लिलीपुट को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, इन लोगों को शिकायत है तो आप और हम जैसे लोगों से, जिनकी वजह से ही के गोस्वामी ने सोचा है कि बच्चों के बड़े होने पर वो उनके साथ कहीं बाहर घूमने नहीं जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि खुद को कितना असहाय महसूस करता होगा एक पिता जिसका कद छोटा हो? के गोस्वामी की खुद की जिंदगी का सच ये है कि उनके बच्चों को इस बात का फायदा उठाकर पीट दिया जाता है कि उनका पिता उन्हें बचाने नहीं आ पाएगा। के बहुत हेल्पलेसनेस महसूस होती है, असहाय महसूस करते हैं जब ऐसा कुछ होता है। ऐसा ऑलवेज होता रहता है हमारे साथ, पड़ोसियों के साथ। जब हम घर पे होते हैं तब भी ऐसा होता है, जब हम बाहर होते हैं तब भी ऐसा होता है। जब हम चल रहे होते हैं और पास वाले या ट्रेन से गुजरते हुए या बस से लोग चिल्लाते हैं, ए बौने, ए बटले, जिसकी तरफ हम देखते हैं सहानुभूति के लिए वो भी है, और कितना उम्र है, और शादी वादी हो गई क्या? अरे दूसरा बोल, एक और आवाज ओवरलैप होता है, इसकी क्या शादी हो गई? ये तो क्या करेगा, वही सही लगाएगा क्या? हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भावनाओं को समझें और हमें भी जीने का अधिकार दें, हमें भी जीने दें, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। बच्चे कभी शिकायत करते हैं जब इस तरह से मजाक उड़ता है? बच्चों को भी तो बहुत बुरा लगता होगा। कभी कभी उससे जो छोटे बच्चे हैं उसके साथ पढ़ते हैं या उसके जो बच्चों के पेरेंट्स, देखे तेरा बाप तो इतना सा है, क्या कर लेगा? तो वो बच्चा आकर मुझे बोलता है, नहीं पापा आप छोटे से क्यों हो गए पापा? बुरा लगता है तब। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा खुले उस तरह की जिंदगी जिए जैसा आप घूम रही हैं, जैसे बाकी बच्चे घूमते हैं रोड पर और उन्हें कोई हंसता नहीं, कोई नहीं बोलता है। कभी डर लगा था कि बच्चा मेरा छोटे कद का ना निकल जाए? ये डर तो हमेशा डर लगा रहता है, अभी भी डर लगा रहता है। मैं डॉक्टर से चेकअप कराता रहता हूँ मेरे दोनों बच्चों की। बचपन में भी बहुत दिक्कतें आई जब छोटे थे, स्कूल में थे? कब ऐसा लगा कि मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, मैं छोटा रह जाऊंगा कद में? हमें ये समझ में आई थी कि मैं छोटा हूँ, पर इतना इस तरह का मतलब बंदर की तरह या जानवर की तरह लोग मुझे देखेंगे, अजूबा की तरह, ऐसा नहीं लगा था। इतना नहीं लगा था। कॉलेज के लड़के सब लंबे लंबे थे, वो लोग मुझे जब क्लास जैसे ही ओवर होता तो मैं प्रोफेसर के साथ भागता था ताकि कोई मुझे पकड़ न ले। कोई उठा करके मुझे कंधे पर रख लेता, करता था, कॉलेज में लेकर घूमता था। तो कोई कान खींचता था, कोई कपड़े खींचते थे। बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, कई बार अकेले बैठकर रोते थे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? फ्रस्ट्रेशन अब ज़्यादा होता है जब मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ कि मैं बौना हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरी वाइफ लंबी है, मेरा बच्चा नॉर्मल है, और मैं इस लंबे लोगों के समाज में, आप लोगों के समाज में जी रहा हूँ। अब दिल करता है कि मेरा बच्चा, मैं चाहता हूँ सैनिक स्कूल में जाए, वो अच्छा सा पढ़ लिख ले, और मैं
सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मुझे इच्छा मृत्यु का परमिशन दिया जाए। ऐसे क्यों बोलते हैं? जब बचपन में आपने कहा, जब प्रॉब्लम्स शुरू हुई स्कूल में, कॉलेज में, तब अपने पेरेंट्स से ही शेयर करता है बच्चा, अपनी परेशानी अपने माता पिता को बताता है। उन्होंने आपको बहुत हिम्मत दिलाई? ऑफ कोर्स, माँ बाबूजी और मेरे भाइयों ने कभी हमें महसूस ही नहीं दिया, महसूस होने ही नहीं दिया कि मैं बौना हूँ। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे माँ बाबूजी दोनों ने। आइए आपको कुछ सुनवाते हैं। शहर में देख करके हंसते थे, नादान समझ करके। नादान, हाथ पैर छोटा छोटा है इसलिए हंसते थे हम। तो इनको कह दिया, मैंने कह दिया था कि घबराना नहीं, हंसने वालों को हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हंसने वाला हंसेगा, हंसते हंसते अपने बंद हो जाएगा। लेकिन तू अपना काम करते रहो, पढ़ना लिखना करते रहो, संगत सोसाइटी सबसे बड़े बड़े से संगत करते रहो। आपके पिताजी आपके संघर्ष की बात कर रहे हैं। यही संघर्ष करने आप मुंबई आए थे? फिर एक दिन एक फिल्मी दोस्त है जो बगहा का है, वो मेरे घर आए, बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए ना बॉम्बे। मैं बोला बॉम्बे, अरे बाप रे, इतना बड़ा शहर, मैं कैसे रहूँगा वहाँ, फिर बहुत तकलीफ़ होगी। तो उन्होंने हिम्मत दिया, नहीं नहीं आप चलिए, मैं वहाँ पर सब देखता हूँ। फिर मैं थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बॉम्बे आ गया, स्ट्रगल शुरू किया। एक दो सीरियल में छोटा मोटा रोल मिल जाता था तो 1500 रुपये आ जाते थे। फिर महीनों काम नहीं मिलता था, फिर 2-4 दिन कभी काम मिल जाता, फिर 6-6 महीने काम नहीं मिलता था। तो बहुत दिन ऐसा समय आया, 2-3 साल 4 साल तक, जब मैं एक टाइम खाता था और पॉकेट में 50-100 रुपये हैं, पर मैं खा नहीं सकता था। खा लूँगा तो ये पैसे कम हो जाएंगे। तो मैं रात को पानी पीता था, पानी पी पी के सो जाता था कि सुबह में खा लेंगे। सुबह में सोचता था दोपहर में खाएंगे तो शाम का नाश्ता बच जाएगा। टॉवेल को तय करके पेट पर रख कर और मैं पैंट पहन लेता था, मुझे भूख नहीं लगेगी। आपके उस जमाने की कुछ बातें हमें किसी ने बताई हैं, आइए सुनते हैं। ए के अबे तू तो स्टार बन गया यार। अरे तुम्हारे लिए तो यही कहूंगा, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। क्या बात है। मुझे ये के गोस्वामी बिहार में मिले थे पहली बार। मैं एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, वहां ये भी एक रोल कर रहे थे। और ये देखा मैंने, बहुत मिलनसार, कभी किसी के लिए जलेबी लेके आ रहा है, कभी किसी के लिए समोसा लेके आ रहा है। हीरोइन के लिए ज्यादा लाता था। और के मैं तुम्हारे लिए यही कहूंगा, तेरे सामने अच्छे अच्छों ने पानी भरा है, तेरे सामने अच्छे अच्छों ने पानी भरा है, क्योंकि सरकारी नल तुम्हारे दरवाजे पे लगा है। उनके साथ ही मैंने शो किया था, और उन्हीं बुरे दिनों में तो एक्चुअली ये शो के लिए जा रहे थे सेंटोर होटल जो ऊपर है उसमें। तो संजोग से ये मुझे मिल गए। तो मैं कहा भैया मेरे पास काम नहीं है, कुछ कीजिए ना। आप लोगों को देखकर तो मैं बिहार से बॉम्बे आया था, कुछ देखिए ना, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं। बोले शाम को क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आजा सेंटोर में। मैं गया, भैया का शो था। मैंने वहाँ मैं जब पहुँचा, अनाउंस किया आपके सामने के गोस्वामी आ रहे हैं। तो खूब हंसा रहे थे लोगों को। मैं आया तो इन्होंने कुछ गाना बजवा दिया, तो गाने पर भैया के साथ मैं भी डांस कर लिया। 200 रुपया दिए थे। इन लोगों को देखकर ये कौन कह सकता है कि इनमें कोई भी कमी है? सिर्फ एक छोटा कद इन्हें सारी जिंदगी जिल्लत सहने को मजबूर करता है, क्योंकि इनका मजाक बनाना हम अपना अधिकार समझने लगते हैं। लेकिन एक छोटे कद के बॉडी बिल्डर को देखने के बाद शायद आज के बाद हमारी सोच बदल जाए। The 7'2", 430-pound monster, the Great Khali.
चौंक गए ना आप? हम भी चौंके थे इन तस्वीरों को देखकर। भोपाल के लोग मुनीश को छोटा खली कहकर बुलाते हैं। मुनीश चाहते तो छोटे कद से परेशान होकर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने शरीर की एक कमी को हराने के लिए दूसरी ताकत पैदा की, एक मजबूत शरीर की ताकत। मुनीश, ये बॉडी बिल्डिंग का ख्याल कब और कैसे आया आप? मुझे जब मैं खली की फाइट देखता था तो मैंने भी सोचा जब कि खली पूरे विश्व में, पूरे ऑल इंडिया में खलबली मचा रहे हैं, क्यों ना मैं एक छोटा खली के नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो तब से मैंने ये 2-3 साल से मेरा ये प्रैक्टिस चल रही है। तो मैंने भी कसरत, ये कुश्ती व्यायाम शाला में जाता हूँ, तो रोज 2-2.5 घंटे यूज करता हूँ। अगर मैं पूछूं कि पहली बार जब आपको ये फील हुआ, ये एहसास हुआ कि मेरी जो हाइट है, मेरा कद है, दूसरों से छोटा रह गया है और अब मैं आगे और लंबा नहीं हो पाऊंगा, वो दिन क्या आज भी याद है? मम्मी पापा बोल रहे थे कि तेरे छोटे हाइट में छोटा था तब हाथ पैर अच्छे थे, तब तू और बड़ा हुआ तो तब तेरे छोटे हाथ में डॉक्टर ने बोला इसके छोटा हड्डा हो गया, तो छोटा हड्डा बड़ा नहीं हुआ, लंबा नहीं हुआ, तो उन्होंने मना कर दिया, हमारा कुछ इसमें नहीं होगा। तो मैंने सोचा अब कुछ नहीं हुआ, ये तो ऊपर वाले की कृपा है, जैसा हूँ अब वैसे ही रहूँगा। इस काम के लिए भी मुश्किल आई क्या? शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया कि अरे तुम क्या करोगे, ऐसा भी होता है, लोग बोलते हैं? हाँ, मजाक तो उड़ाया कि तू क्या करेगा, इसे घर का काम काज का तो नहीं है। तो मैंने ये सोच लिया था मैं भी कुछ बनने चाहता हूँ और आगे नाम करवाना चाहता हूँ। कभी ऐसा भी हुआ कि अपनी हाइट को देखकर इतने निराश हो गए कि ऐसा लगा जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा? नहीं, मुझे भी कुछ लगता है थोड़ा कि हाँ मुझ में कुछ थोड़ा डिफरेंस तो है। कैसा कि छोटे हाइट को देख के मुझे कुछ तो लगता है कि ऊपर गॉड ने क्या कैसे मेरा क्या इंसान नाइंसाफ की है। तो मैंने सोचा अब क्या, अब जब भगवान ने ऐसे भेज दिया है तो उसमें अपनी कुछ गलती नहीं है। तो मैं भी सोचता हूँ पूरे वर्ल्ड में छोटे लोगों के मिसाल कायम करना चाहते हैं जो पूरे विश्व में चले। आपके कोच चंद्रेश सोनी आपके साथ आए हैं, हमारे साथ हैं। चंद्रेश, जब पहली बार आप मुनीश से मिले और इन्होंने आपसे कहा होगा, जूडो कराटे सिखाया आपने इनको? जब मुनीश को मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये तो स्टार है और बहुत अच्छी तरीके से कुश्ती और जूडो और बॉडी बिल्डिंग के दांव पे सीख रहा है। आने वाले समय में आप सबका आशीर्वाद रहा तो ये WWE के अखाड़े में अमेरिका जाएगा। खली से मिलने की इच्छा है? हाँ, मैं तो जैसे सोचता हूँ खली से मुलाकात हो जाएगी ना तो मैं जैसे समझूंगा हमारा 50% काम हो गया। और कोई जो इच्छा? 50 रह गया ना वो हमारे ऊपर रह जाएगा। और कोई इच्छा? हाँ, इच्छा तो है कि उससे पार्टनर ही बनना चाहता हूँ। जब विश्व के बड़े खली है तो मैं विश्व का एक छोटा खली हूँ। चलिए मुनीश, हम चाहेंगे, हम दुआ करेंगे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। जिस तरह से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जाएं और आप जैसे हर किसी इंसान की जो मेहनत कर रहा है उसकी हर इच्छा पूरी हो, क्योंकि छोटू दादा ने तो अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़े सपने का ही गला घोंट दिया, सिर्फ ये सोचकर कि जो कुछ उन्होंने सहा वो उनके बच्चे को न सहना पड़े। नाम इंद्रवर्धन पुरोहित, उम्र 65 साल, कद 3 फुट, 200 फिल्मों में काम कर चुके हैं, छोटू दादा के नाम से मशहूर हैं। जिंदगी में नाम मिला, काम मिला, पत्नी का प्यार मिला, पैसा मिला, लेकिन कद की वजह से एक ऐसा दुख भी मिला जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। छोटू दादा, जब हम आपसे पहली बार मिले थे तब आपकी कही एक बात दिल को छू गई थी। आज हम सारी दुनिया को आपकी वो बात सुनवाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि हम दोनों छोटे हैं, शायद हमारा बच्चा भी अगर छोटा आ जाए तो वो बेचारा क्या करेगा। मैं तो कुछ भी करके दुनिया में अगर जी गया तो मेरा बच्चा को इस तरह से मैं नहीं चाहता कि वो दुनिया की ठोकरें खाए या उनको कुछ इस प्रकार से कोई छोटा कहे कोई बोना कहे। लेकिन ये सोचकर हमने अपने बच्चे हम इस दुनिया में हम धरती पर नहीं लाए।
छोटू दादा, इस वक्त मेरे लिए आपसे सवाल पूछना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो बात हमने सुनी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि एक डर आपके मन में जो हमेशा से रहा, उसकी वजह से आपने जिंदगी का सबसे बड़ा सुख खुद से छीन लिया, आपने सारी जिंदगी का दुख ले लिया। क्या कि मैं अपने आप में अगर दुखी होता हूं ना, तो मुझे उसका गम नहीं है, लेकिन मेरी वजह से अगर और किसी को अगर तकलीफ होती है ना, तो मैं गुनहगार हूं। सिर्फ स्वार्थ देखा होता, और लड़का अगर मैं लाता और अगर वो मेरे तरह रहता, और मैं अगर भगवान के पास चला जाता और इस दुनिया में उसको मैं अकेला छोड़कर मैं जाता, तो मैं भगवान को क्या जवाब देता? वो कहता, पापा तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? छोटे लोग होते हैं, वो टाइम पास का साधन होते हैं, मजाक का साधन होते हैं। लोग प्यार करते हैं तो भी दया की भावना से प्यार करते हैं, अपनापन कम मिलता है सब लोगों में। बुढ़ापे की फिक्र होती रही हमेशा कि हमारा कौन होगा, हमारी देखभाल कौन करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे भाई के बच्चे हैं, लेकिन वो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपने वाले शायद मुझे प्यार नहीं कर, अपना खुद का बच्चा होता तो ऐसा प्यार करता कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क हो जाए। आइए आपको कुछ सुनाता है। आपने पैसा बहुत कमाया, इस चक्कर में प्यार गवाया, बच्चे बुलाए जल्दी आओ, बच्चे बुलाए जल्दी आओ, आओ उम्र बहुत ही है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, बापू आ जाओ जल्दी आ जाओ। बहुत साल से हम आपके लिए तरस रहे हैं कि हम आपके साथ, हमारे साथ रहो आप, और हमारा प्यार, आपका प्यार हमें मिले, आपके संस्कार मिले। यही हम आपको विनती है कि जल्दी से जल्दी मुंबई छोड़ के हमारे साथ रहने के लिए आ जाइए। धन्यवाद। भगवान सबको ऐसे बच्चे दे। अगर मैं आपकी शुरुआत की बात करूं, तो ये नाम छोटू दादा आपको कैसे मिला? मेरा नाम इंद्रवदन पुरोहित है। बहुत लंबा नाम, अमिताभ बच्चन जैसा लंबा नाम, मेरी हाइट से लंबा नाम। तो मैं जब पहली बार कभी किसी से सूरत में आया तो मिलता था, तो लोगों को इतना बड़ा नाम याद नहीं रहता था। अरे भाई इंद्रवदन पुरोहित, तो क्या वो जब मेरी काम पड़ता था तो क्या बोलते, अरे वो छोटू वो मिलने आया था ने, वो क्या नाम उसका है, उसको बुलाओ ने। तो सब लोगों ने छोटू छोटू से नाम के प्रख्यात हो गया, और दादा ही मेरा रिस्पेक्ट हो गया। दिन आपको याद है स्कूल के, कॉलेज के दिन जब हाइट की वजह से लोग परेशान करते थे, ऐसा भी वक्त आया? हाँ, तो मैं इन लोगों को बोल देता हूँ, अरे छोटे हुए तो क्या हुआ, अरे दिल छोटा नहीं। अरे कोई चैलेंज तो देकर देखो, कोई चैलेंज तो देकर देखो, हम किसी से कम नहीं। मेरे से ऊंचे दिखने वाले लोग, आप लोग यू आर टॉलर देन मी, नॉट हायर देन मी। जब आप मुंबई आए थे तब जेब में सिर्फ 50 रुपए थे, तब बहुत स्ट्रगल किया जी, बहुत परेशानियां हुई इस वक्त भी? 50 रुपये जेब में था, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं शून्य में से सर्जन करूंगा, तो इसलिए मैं फिर बॉम्बे चला आया। आने के बाद पहले रहा अंबाजी धाम बोरीवली वेस्ट में, फिर वहां से मैंने युद्ध में काम किया, युद्ध पिक्चर में, और एक पिक्चर में किया। फिर बाद में काम मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए, और इस प्रकार से आज मेरे भगवान की दया से अच्छा काम है, अच्छा नाम है। बिल्कुल। और सिर्फ काम नहीं मिला, आपको अपना लाइफ पार्टनर भी मिल गया मुंबई आने के बाद, आपने शादी की। मैं रहता था पहले पटेल गेस्ट हाउस में, तो वहां से मैं देखता था कि 3 फुट की औरत ऐसे रास्ते में आती जाती थी, तो मैंने देखा कि ये लड़की है या औरत है। फिर मैंने देखा कि नहीं है, ये औरत है। फिर नीचे जाके तो हाँ बराबर है, ये औरत ही है। फिर मैं नीचे गया, फिर धीरे से कभी रास्ता पूछा, कभी उसको टाइम पूछा, कभी ये नाना चौक कैसे, ये सब पूछा। तो ऐसा पूछते 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 मैंने उसका जो है एक शायरी भी सुनाई, काश मेरा घर तुम्हारे घर के सामने होता, तेरे मिलने को न सही, तेरे दीदार तो होता। तो वो बड़े खुश हो गए कि वो अच्छा लड़का है। फिर धीरे धीरे वो जरा उनको दिल में जरा थोड़ा सा यू हुआ। तो अब आप मिलवाएंगे नहीं हमको अपनी पत्नी से? जरा आवाज देकर बुलाइए। बुलाता हूँ उसको, उनको गाना बहुत पसंद है, तो उसको क्या बुलाते हैं ना, तो गाना गाना पड़ता है।
आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ला ला इनकार तेरा, आजा 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 देखो भैया आ गई है, ऐसी प्रकट हो गई मेरे सामने। मेरी छोटी बहुत प्यारी मेरी वाइफ है। भगवान ने मुझे चाहे छोटी हाइट दी, लेकिन एहसान मेरे पर एक किया कि इतने सुंदर और इतनी समझदार पत्नी दी। बिल्कुल सही बात है। रेखा जी, हमने सुना कि आप कह रही थी कि कहीं बाहर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता जिस तरह से लोग पेश आते हैं, लोग भीड़ जुट जाती है, हमारी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती, इस वजह से आप बाहर जाने से बहुत बचती हैं। हाँ, मैं बहुत ही कम जाती थी बाहर, और मम्मी को भी मैं बोलती थी तूने मुझे इतना छोटा पैदा क्योंकि इससे अच्छा तो मुझे मार डालती तो अच्छा होता था। क्योंकि कहाँ भी जाए, कहाँ भी, अभी रानी बाग जाए तो रानी के बाग में जो जानवर होते उनको देखने से वजह से लोग हमको ही देखते थे, मुझे ही देखते थे। बस हम छोटे हैं, छोटे इसका मतलब थोड़ी है कि हमको भी सब कुछ है, नाक है, कान है, सब कुछ है, बुद्धि भी है, हम लोग भी पढ़े हैं, मैं भी बीए पढ़ी हुई, विल्सन कॉलेज में इकोनॉमिक का एक सब्जेक्ट लिया हुआ है मैंने, तो हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमको इस हिसाब से आप देखो। जी बिल्कुल, इनको भी वही इज्जत मिलनी चाहिए जो हम लोग एक दूसरे को देते हैं, और तमाम परेशानियों के बावजूद कैसे जिंदगी में हंसते रहा जाता है ये हमें इन लोगों से सीखना होगा। छोटू दादा के पास बच्चे का सुख नहीं है, लेकिन ये और रेखा जी एक दूसरे का सहारा तो हैं, ये अपना सुख दुख एक दूसरे से बांट तो लेते हैं। तो आज जिंदगी लाइव में हमारी सिर्फ इतनी ही कोशिश है कि आज के बाद किसी छोटे कद के इंसान का मजाक ना बने, इन्हें बीच सड़क पर तमाशा ना बनना पड़े, दुनिया को हंसाने वाले इन लोगों को तन्हाई में रोना ना। तो आज जिंदगी लाइव में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बेहद ही खास मेहमानों से, जिनका कद भले ही छोटा हो लेकिन जिनका दिल बहुत बड़ा है और जज्बा भी। कोई एक बात जो आज आप लोग दुनिया से कहना चाहते हो, हर उस इंसान से कहना चाहते हो जो आप लोगों पर हंसता है। हंसी रोकने को तो नहीं कहेंगे, जरूर हंसने को कहेंगे, लेकिन इंटेंशन बदलने को कहेंगे। तो मजाक उड़ाने और हंसने के बीच का जो फर्क है उसको ध्यान में रखें। छोटू दादा भाई, मैं तो ये कहूंगा कि तूफानों में फंसी हुई कश्ती कभी भी निकल सकती है। तूफानों में फंसी हुई कश्ती कभी भी निकल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी दुनिया में विश्व में बौने छोटे लोग हैं उनको देख के बहुत अच्छा लगता है, हंसी भी आती है और उनसे कुछ अच्छा भी लगता है दुनिया के सामने कि छोटे लोग कुछ तमाशा करते हैं, खेल करते हैं। और मुझे भी खुशी है, हंसना भी चाहिए और हंसाना भी चाहिए कि दुनिया के सामने, तभी अपना अपना खेल या कुछ भी हो तो अच्छा लगता है। ठीक है जी, हमारे जैसे सभी छोटे हमारे भाइयों से कहना है, आप इनके हंसी के पात्र, आपको ईश्वर ने बनाया है, लेकिन आप अपने अंदर कुछ ऐसा जज्बा, कुछ ऐसा कर जाओ जो शौक है दीदार का, नजरें जमाए रख, शौक है दीदार का, नजरें जमाए रख, चिलमन हो या नकाब, सरकता जरूर है। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग ने हमें सीख दी है कि भले आप बोने, लेकिन आपकी जो जगह है ना वो हम नहीं ले सकते। आप दुनिया को हंसाते हो, इतने प्रॉब्लम्स है लाइफ में, हंसा के सबकी जीवन में खुशियां लाते हो, तो वही सबसे बड़ी बात है कि रियल हीरो तो आप लोग हो। आज के शो में आपका जो भावना है वो सब आज हमने सुना है। ये हमें अभी तक कुछ गलती से भी हमने ऐसे मजाक किया, तो आज के शो में आपकी जो भावना है वो सब देखने के बाद, सुनने के बाद हम ऐसे गलती कभी नहीं करेंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे जरूर। अरे वाह, बिल्कुल। तो आज जिंदगी लाइव में हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की उन लोगों की बात जो कभी किसी से कुछ नहीं कह पाते। आप उन पर हंसते हैं, वो भी दुनिया के सामने खुद पर हंसते हैं, लेकिन अकेले में रोते हैं। सोचिए, दरअसल बौने ये हैं या इनको बेवजह का दुख देने वाले आप और हम। कहता है जो
कहता है जो